शोभा सुबह सुबह फोन चलाकर YouTube में मच्छी कड़ी बनाने की रेसिपी देख रही होती है और तभी वहाँ उसकी सास अनीता आ जाती है। ये देख अनीता शोभा से कहती है, राम 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 शोभा बहू, सुबह सुबह तू मच्छी की रेसिपी देख रही है। अरे तो भूल गई क्या कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं? हमारे घर में मच्छी मुच्छी नहीं बनती। अरे माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ, वो मच्छी बनाने की रेसिपी नहीं देख रही थी, मैं तो भजन सुन रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे मच्छी बनाने की रेसिपी आ गई। मैं फोन रख देती हूँ। भगवान का शुक्र है, जैसी बहू चाहिए थी वैसी बहू मैंने पाई। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। अनीता के जाने के बाद फोन में मच्छी की फोटोज देखकर शोभा के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो पुराने दिनों में डूब जाती है। फ्लैशबैक। अरे शोभा बेटा, आज तेरा जन्मदिन है और तू कमरे में ऐसे अकेले बैठी है। तुझे और लड़कियों की तरह बाहर नहीं घूमने जाना क्या? नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना? अच्छा चल ठीक है, मत जा। अच्छा बता, तेरे लिए खाने में क्या बनाऊं? आज मैं वही बनाऊंगी जो तू कहेगी। हाँ तो ठीक है, जल्दी से जाकर मेरे लिए मछली बना दो, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी मछली खानी है। आप तो जानती हो ना कि मछली मुझे कितनी पसंद है। पर शोभा बेटा, तू जानती है ना कि कितनी मन्नतों के बाद तू हमें मिली, और इसीलिए तेरे हर जन्मदिन पर हम पूजा करवाते हैं, और पूजा वाले दिन घर में मछली थोड़ा ना बन सकती है बेटा। अगर आप लोग मेरे लिए इस घर में मच्छी नहीं बना सकते तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक इस घर में मछली नहीं बनेगी तब तक मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। इस तरह से शोभा नाराज हो जाती है और ये सारी बात जब शोभा की माँ शोभा के पिता विनोद को बताती है तो विनोद अपनी लाडली बेटी शोभा के लिए पूजा खत्म होने के साथ ही रात में ऑनलाइन मच्छी ऑर्डर करवाते हैं। और जब रात को सब अपने कमरे में सो जाते हैं तो उसके पिता शोभा को उठाकर शोभा से कहते हैं, शोभा बेटी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। पापा, मुझे कोई फालतू गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली खानी है। अगर आप लोग मुझे मछली दे सकते हो तो ठीक है, वरना आप लोग मेरे कमरे से बाहर जा सकते हो। अब विनोद शोभा के सामने मछली की प्लेट रखता है। अपने सामने मछली की प्लेट देखकर शोभा खुशी के मारे पागल हो जाती है और मच्छी पर टूट पड़ती है। शोभा बड़े ही चाव से मच्छी खा रही होती है और ये सब कुछ देख कर विनोद और उसकी माँ को बहुत खुशी होती है। मछली खत्म करने के बाद शोभा अपने माँ बाप से कहती है, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हो। आप दोनों ने मेरी जिद को पूरी करने के लिए आज के दिन घर में मछली ले आए, मुझे इतने प्यार से खिलाया। ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। फ्लैशबैक से बाहर शोभा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नाक में मछली की खुशबू जाती है और शोभा खुद से कहती है, ये तो मछली की खुशबू है। हाय, आज के दिन किसके घर में मछली बन रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो लगता है मेरी नाक ही फट जाएगी। हे भगवान, क्या करूं, कैसे रोकूं खुद को? अब शोभा खुद को रोक नहीं पाती और वो अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है, जहाँ मछली देखकर शोभा अपनी पड़ोसन कमला से कहती है, कमला बहन, तुमने कितनी जबरदस्त मछली बनाई है, तुम नहीं जानती। लेकिन तुम्हारी बनाई हुई मछली की खुशबू मेरे कमरे तक आ रही थी। बस इस खुशबू ने मुझे अपनी ओर ऐसे खींचा जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। और फिर क्या, मैं दौड़ी दौड़ी प्लेट लेकर तुम्हारे घर आ गई। अब जल्दी से एक आधा पीस मुझे भी दे दो यार खाने के लिए। पर शोभा, तुम्हारे घर वाले तो शुद्ध शाकाहारी है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी मांस मच्छी नहीं खाती। अरे कमला बहन, ये सब तो रणवीर से शादी करने के लिए मेरे घर वालों ने झूठ कहा था, ताकि रणवीर से मेरी शादी हो सके। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, पहले तुम मुझे मछली खिला दो यार। एक हफ्ते से मैंने मछली नहीं खाया, ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से मछली नहीं खाई हूँ मैं। तुम नहीं जानती मुझे मछली कितनी पसंद है, मेरी फेवरेट है। मछली के लिए शोभा की ऐसी तलब देखकर अब कमला उसे भी मछली खाने को देती है और मछली खाते हुए शोभा कमला को बताती है कि उसके माता पिता चाहते थे कि शोभा की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो और रणवीर की सरकारी नौकरी है, इसलिए वो लोग इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। बस यही कारण है कि शोभा के घर वालों ने रणवीर के घर वालों से झूठ बोला कि शोभा शाकाहारी है, ताकि रणवीर और शोभा की शादी हो सके, जबकि शोभा बिना मच्छी खाए जी ही नहीं सकती। ये सारी बातें सुनकर कमला को बहुत हंसी आती है
और कमला शोभा से कहती है, एक तुम हो जो मछली की दीवानी हो, पर तुम्हें ऐसा ससुराल मिला जिनके घर में मांस मच्छी नहीं खिलाई जाती, और एक मैं हूँ जो मांस मच्छी को छूती तक नहीं। और मेरी शादी ऐसे घर में हुई है जिस घर में हर समय मछली फ्राई करती रहती हूँ, और अब तक खाना भी सीख गई हूँ। कमला और शोभा मछली खाते हुए बात कर रहे होते हैं और तभी रणवीर शोभा को कमले के घर में मछली खाते हुए देख लेता है। ये देखकर रणवीर गुस्से में पागल हो जाता है और शोभा से कहता है, शोभा, तुम्हें ये जरा भी शोभा नहीं देता कि तुम इस बंगालन के घर में बैठकर मच्छी खाओ। रणवीर जी, माना मैं बंगाली हूँ और हमारे घर में हर समय मछली बनती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की पसंद बदल देंगे। वैसे भी जब से शोभा की शादी आपसे हुई है तब से बेचारी कैसे तड़प रही है मछली खाने के लिए, मैंने देखा है। और वैसे भी क्या बुराई है अगर शोभा मेरे घर में आकर मछली खा लेती है तो। हाँ प्लीज रणवीर, मुझे मछली खा लेने दीजिए। मैंने मछली अगर नहीं खाई तो मैं मछली की तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, ठीक उसी तरह से जैसे बिना पानी के मछली नहीं जी सकती। मछली के लिए शोभा का इतना प्यार देखकर रणवीर भी अब शोभा को मछली खाने से नहीं रोक पाता, जिसके बाद रणवीर खुद शोभा के लिए घर में छुपकर मछली लेकर आता तो कभी डिनर के बहाने उसे रेस्टोरेंट में मछली खिलाता और कभी मौका मिल जाया करता तो शोभा खुद अपनी सास की नजरों से बचकर कमला के घर जाकर मछली खा लिया करती। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ अब रणवीर भी मछली खाने लगता है। वैसे सच में कमला, तुम मछली बहुत अच्छी बनाती हो। अब मुझे समझ में आया कि शोभा को मछली इतनी पसंद क्यों है। मैंने तो पहले ही कहा था रणवीर जी, आप बस एक बार मछली टेस्ट कीजिए, फिर देखना मछली का स्वाद आपकी जुबान पर कैसे चढ़ता है। काश की माँ जी भी मछली खा सकती, लेकिन वो तो हरि विष्णु भक्त है, इसीलिए उनके साथ मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती। शोभा, पर क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारी सास को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? मेरी सास को कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि रणवीर जी मेरे साथ हैं और अब तो उनको भी मछली बहुत पसंद है। क्यों रणवीर जी? इस तरह से अब रणवीर और शोभा दोनों अपने घर वालों से छुपकर बाहर जाकर मछली खाने लगते और जब भी शोभा नाराज हुआ करती तो रणवीर उसे मछली खिलाकर मना लिया करता। ज्योति का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ी होकर बॉर्डर पर जाए और फौजी बने और बॉर्डर पर जाकर अपने देशवासियों की रक्षा करे। लेकिन ज्योति की माँ कोमल को ज्योति का फौजी बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी फौजी बने, इसलिए कोमल को उसकी हमेशा चिंता लगी रहती थी। इसलिए जब ज्योति अपनी इच्छा अपनी माँ कोमल के सामने जाहिर करती है तो कोमल ज्योति से बोलती है, बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरी खुशियों में खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरा नाम रोशन करे। पर तू एक फौजी के अलावा कुछ और बन भी तो नहीं सकती ना। और वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, मुझे पहले तेरी शादी करवानी है। लेकिन माँ, मुझे देश के लिए लड़ना है, ना कि खुद से। अगर आपको मेरी शादी करवानी ही है तो मेरी एक शर्त माननी होगी आपको। मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। माँ, मैं इस रिश्ते के लिए तभी हाँ करूंगी जब आप मुझे फौजी बनने दोगे और मेरा फौज में सिलेक्शन हो जाएगा, तभी मैं शादी करूंगी और शादी उसी लड़के से करूंगी जिसे मेरे फौज में जाने से कोई ऐतराज ना हो। अब कोमल ज्योति के सामने हार मान लेती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और ज्योति सारे टेस्ट बड़ी ही आसानी से पास कर लेती है। अब बस ज्योति का इंटरव्यू और ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी रहता है। इसी बीच कोमल एक बार फिर ज्योति के सामने शादी की बात छेड़ती है और इस बार ज्योति शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में अमन नाम का लड़का अपनी माँ गीता के साथ ज्योति को देखने आता है, जहाँ ज्योति गीता और अमन से बोलती है, देखिए, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है और मेरी माँ को आप लोगों पर, इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मैं आप सभी के सामने एक शर्त रखना चाहती हूँ। ज्योति की बातें सुनकर गीता अंदर ही अंदर जल जाती है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करते हुए ठंडे दिमाग से काम लेती है और ज्योति से बोलती है, कैसी शर्त बेटा? मैं एक फौजी बनना चाहती हूँ और मैंने अपने सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। बस कुछ ही दिनों बाद मेरा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर शादी के बाद या फिर कुछ ही दिनों में आ जाएगा और इसीलिए मुझे देश की सेवा करने के लिए जाना पड़ सकता है। मैं ये सब आप सभी को पहले ही बता देना चाहती हूँ ताकि बाद में
जब मैं देश की सेवा करने के लिए सरहद पर जाऊं तो आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो। ज्योति की बात सुनते ही गीता बोलने ही वाली होती है कि तभी अमन अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए ज्योति से बोलता है, ज्योति जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगी, खासकर मेरे लिए कि मेरी बीवी फौज में है। मुझे तो आप बहुत पसंद हैं, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। आप शादी के बाद भी देश की और अपने ससुराल वालों की सेवा कर सकती हैं। ये बात सुनकर ज्योति और उसकी माँ कोमल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तो वहीं गीता की होठों की खुशी चली जाती है। अब गीता मुंह बनाती हुई घर से जाती है, जहाँ अमन अपनी माँ को समझाते हुए उससे बोलता है, माँ, कभी तो ठंडे दिमाग से काम लिया करो। आप बेकार ही गुस्सा हो रही हैं। अरे वो लड़की ज्योति हमारी तिजोरी की चाबी है, चाबी। वो कैसे? आपको क्या चाहिए था? दहेज बहुत सारा, और मुझे चाहिए था कि मुझे ऐसी बीवी मिले जिसके साथ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी घुमा सकूं, और जैसे अभी ऐश कर रहा हूं वैसे ऐश कर सकूं। और ज्योति वही लड़की है। माँ सोचो, अगर ज्योति इस घर की बहू बन जाए और वो शादी के बाद सरहद पर जाकर देश की सेवा करे, तो यहाँ क्या चल रहा है उसे कैसे पता चलेगा? उसके जाने के बाद मैं करूंगा दूसरी शादी और आपको मिलेगा बहुत सारा दहेज। एक बहू से आपको मिलेगी उसकी हर महीने की सैलरी, और दूसरी बहू करेगी आपकी सेवा। अरे बेटा, तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, पर ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए? पर कोई बात नहीं, अब तो मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो, ताकि वो लड़की मेरे घर की बहू बने और शादी के बाद देश की सेवा करने के लिए चली जाए। इस तरह से गीता और अमन सारा प्लान बना लेते हैं। अब बहुत जल्द अमन की शादी ज्योति से हो जाती है। शादी होने के बाद वो लोग इसी फितरत में रहते हैं कि जब ज्योति देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक ज्योति का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। इस वजह से ज्योति फौज में भर्ती होने के लिए नहीं जा पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गीता ज्योति के पास जाकर उससे बोलती है, बहू, तुम तो फौज में जाने वाली थी ना, क्या हुआ अब तक तुम गई नहीं? माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं जा सकती। ना जाने मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। इतना बोलकर ज्योति एक बार फिर से कामों में लग जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन ज्योति का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर देखकर ज्योति फूले नहीं समाती और उसके सभी घर वाले खुश होते हैं और बहुत जल्द ज्योति देश की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती हो जाती है। कुछ महीने तक ज्योति की ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो बॉर्डर पर तैनात हो जाती है। आज काफी दिनों बाद ज्योति को छुट्टी मिली थी, इसलिए वो घर आती है। और जब वो इस बार घर आती है तो गीता और अमन उसका खूब अच्छे से स्वागत करते हैं। इस तरह से कुछ दिनों की छुट्टियां बिताकर ज्योति एक बार फिर से देश की सेवा करने के लिए चली जाती है और उसके पीठ पीछे अमन दूसरी शादी कर लेता है। और इस तरह से गीता को बहुत सारा दहेज भी मिल जाता है। लेकिन अभी ज्योति को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है और इलाज करवाने पर ज्योति को पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये खुशखबरी सुनते ही वो घर फोन करती है, लेकिन एक लड़की फोन उठाती है। हेलो, कौन? मैं ज्योति बोल रही हूँ। अगर घर में माँ जी या फिर अमन जी कोई भी हो तो उन्हें फोन दे दो। इस समय तो घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं। ठीक है, घर आते ही उन्हें बता देना कि मेरा फोन था। वैसे तुम कौन हो? वह लड़की ज्योति को जवाब देने ही वाली होती है कि तभी नेटवर्क इशू होने की वजह से फोन अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ज्योति भी दोबारा ट्राई नहीं करती और वहां से घर के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी ओर वो लड़की भी अमन और गीता को ज्योति के आने की खबर बताना भूल जाती है। इसी तरह से रात को जब अमन और गीता घर आते हैं तो वो लड़की उन दोनों को खाना खिला रही होती है। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है और लड़की दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने पर एक फौजी लड़की को देख वो लड़की आवाज देती हुई बोलती है, माँ जी, अमन जी, हमारे घर पर कोई फौजी लड़की आई है। उस लड़की के मुंह से गीता को माँ जी शब्द बोलते ही ज्योति उस लड़की को धक्का देकर अंदर आती है और घर वालों से बोलती है, वैसे ये लड़की कौन है जो मेरे घर को अपना घर बोल रही है और माँ जी को माँ जी बोल रही है?
मैं इस घर की बहू हूँ, तुम फौजी हो इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा अपमान करोगी। ये सुनते ही ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोती हुई बोलती है, एक गर्भवती फौजी के साथ धोखा। गर्भवती? हाँ, मैं गर्भवती हूँ और यही बताने के लिए मैंने कल दिन में आप लोगों को फोन किया था, लेकिन आप लोगों का फोन नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को सरप्राइज दूं, इसीलिए मैं बिना बताए यहाँ आ गई। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जब उस लड़की को ज्योति के बारे में पता चलता है तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि अमन ने सिर्फ ज्योति को ही नहीं बल्कि उसे भी धोखा दिया है। इसके बाद ज्योति और वो लड़की एक हो जाते हैं और ज्योति उस लड़की के साथ मिलकर गीता और अमन को कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाती हैं और वो दोनों अमन से तलाक लेकर उन दोनों माँ बेटे पर धोखाधड़ी का केस कर डालती हैं। इस तरह से गीता और अमन को उसके किए की सजा मिल जाती है और कुछ महीनों बाद ज्योति एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करती है और देश की आजीवन सेवा करती है। चुड़ैल की डोली। ये कहानी किशनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां निधि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। आज उसके घर उसे कुछ लड़के वाले देखने आते हैं। इस बात से निधि की माँ बहुत खुश थी। बहुत जल्द उसकी बेटी की डोली उठेगी। लड़के वाले निधि को पहली नजर में देखते ही पसंद कर लेते हैं और लड़के की माँ निधि के हाथों में शगुन की थाल रखते हुए उससे बोलती है, बहू, अब तो हमें तुम्हारा ही इंतजार था। अब बस तुम जल्दी से डोली में बैठकर हमारे घर आ जाओ। अपनी सास की बातें सुनकर निधि शर्मा जाती है, तो वहीं ये सब कुछ घर के बाहर खड़ी एक चुड़ैल खिड़की से देख रही होती है और वो चुड़ैल हंसते हुए खुद से बोलती है, एक और डोली उठने वाली है मेरी। इस डोली में भी इस लड़की की जगह मैं बैठ जाऊंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद लड़के वाले भी रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद निधि की माँ निधि के पिता से बोलती है, सुनिए जी, मुझे लगता है हमें लड़के वालों को सब सच बता देना चाहिए था और उनसे बोल देना चाहिए था कि हम निधि की विदाई डोली वोली में नहीं करेंगे। भाग्यवान, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानती हो ना, सदियों से डोली का रिवाज हमारे गांव में चला आ रहा है और वैसे भी जब जब हमने लड़के वालों को सच बताया है तब तब हमारी निधि का रिश्ता टूट गया है। आज बड़ी मुश्किल से उसका एक अच्छे घर में रिश्ता लगा है और तू चाहती है कि मैं सच बताकर अपनी बेटी का रिश्ता तोड़वा दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बेटी की विदाई होगी और डोली से ही वो इस घर से विदा लेगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, पर हमारी बेटी की डोली उठेगी और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा खुद से और तुझसे वादा है। चुड़ैल एक बार फिर निधि के पिता की बातें सुन लेती है। ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वो उनके घर को हिलाने लगती है। अपना घर हिलता देख निधि के पिता बोलते हैं, लगता है चुड़ैल को पता चल चुका है कि हमारी निधि का रिश्ता तय हो गया है। निधि के पिता की बातें सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हा, 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 हा। चुड़ैल की आवाज सुनकर निधि के पिता चुड़ैल से बोलते हैं, तू इस बार कुछ नहीं कर पाएगी और तेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की डोली जाएगी। मेरे होते हुए इस गांव से किसी भी लड़की की डोली नहीं उठेगी। उठेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी अर्थी। तुम गांव वालों की वजह से मेरी डोली मेरे घर के बिना वीरानी पड़ी रह गई। मेरे माँ बाप मर गए, मैं मर गई। ये सब कुछ तुम गांव वालों की वजह से हुआ है। इसमें हम गांव वालों की कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे ससुराल वाले लालची थे।
इसलिए तुम्हारे माता पिता ने सुसाइड किया। मेरे माँ बाप ने तुम सभी गाँव वालों से मदद मांगी, तुमसे कुछ पैसे मांगे मेरे ससुराल वालों को दहेज देने के लिए, पर तुम गाँव वालों ने हमारी एक पैसे की मदद नहीं करी। अगर उस दिन तुम गाँव वाले मेरे माँ बाप की मदद कर देते तो मेरे माँ बाप लड़के वालों को दहेज दे पाते। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरे माता पिता लड़के वालों को दहेज नहीं दे सके और उन्होंने मुझे मेरे मायके में ही छोड़ दिया। मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए, मेरी डोली नहीं उठी। उसी सदमे में आकर मेरे माता पिता ने खुदकुशी कर ली। उनके जाने के बाद मैं कैसे जीती, इसीलिए मैंने भी खुदकुशी कर ली। ये सब तुम गाँव वालों की वजह से तो हुआ है। अब मैं तुम गाँव वालों की डोली कैसे उठने दे सकती हूँ? तुम और तुम्हारे माँ बाप उस समय भी नहीं समझ रहे थे और तुम इस समय भी मेरी बात नहीं समझ रही हो बेटा। तुम्हारे ससुराल वाले लालची थे। अगर हम गांव वाले मिलकर उन्हें उनकी मुंह मांगी रकम दे भी देते तो भी तुम अपने ससुराल में खुश नहीं रहती। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए हम गांव वालों ने तुम्हारे पिता को समझाया, पर वो नहीं माने। नहीं, ये सब कुछ तुम गांव वालों की वजह से हुआ है। तुम सभी गांव वाले मेरे माता पिता से जलते थे क्योंकि मेरी शादी एक अमीर घर में हो रही थी। तुम नहीं चाहते थे कि मेरी डोली उठे, इसीलिए तुम गांव वालों ने मेरे गरीब माता पिता की मदद नहीं की। इतना बोलकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और घर की सारी चीजों को तोड़ने लगती है। कुछ देर बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और निधि की माँ निधि के पिता से बोलती है, अब हम क्या करेंगे जी? लगता है अब हम भी बाकी लोगों की तरह अपनी बेटी की जान से हाथ धो बैठेंगे। हमारे घर से भी हमारी बेटी की डोली नहीं बल्कि अर्थी उठ जाएगी। हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर निधि के पिता बिना किसी को कुछ बोले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। पहाड़ी वाले बाबा निधि के पिता को एक ताबीज देते हैं और उनसे बोलते हैं, ये ताबीज तुम अपनी बेटी को पहना देना और शादी वाले दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। निधि के पिता वहाँ से घर आते हैं और निधि को वो ताबीज पहना देते हैं। अब शादी वाले दिन बाबा भी वहाँ आ जाते हैं। निधि की शादी उसके मनपसंद लड़के से हो जाती है। निधि के ससुराल वाले भी बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद निधि की डोली उठती है, परंतु निधि के पिता बाबा के कहने पर निधि को डोली में ना बिठाकर उसकी जगह एक पुतले को बिठा देते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल वहाँ आती है और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और चुड़ैल डोली के अंदर बैठी दुल्हन के अंदर समा जाती है। वो जैसे ही उस पुतले के अंदर समाती है, सभी लोग होश में आ जाते हैं और उस पुतले के अंदर वो कैद हो जाती है, जिससे चुड़ैल निधि के पिता से बोलती है, मेरे साथ धोखा? ये तेरी बेटी निधि नहीं है। तेरी बेटी निधि डोली में क्यों नहीं बैठी? मुझे उसके शरीर में समाना था ताकि उसकी जगह मेरी डोली उठे। तूने मेरे साथ चालाकी की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने कोई चालाकी नहीं की है। मैंने एक पिता होने के नाते अपनी बेटी की जान बचाई है और तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी की है। तुम चाहती थी ना कि तुम डोली में बैठकर अपनी मंजिल तक जाओ। आज मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा और तुम्हारी मंजिल है तुम्हारी मुक्ति। जिसके बाद वो बाबा चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और डोली के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अब चुड़ैल डोली के अंदर बैठी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद कुछ लोग डोली उठाकर एक नदी के पास जाते हैं, जहां बाबा एक छोटा सा हवन करता है और उस पुतले को पानी में डुबा देता है।
पुतले को पानी में डालते ही चुड़ैल पुतले से बाहर आ जाती है और अब जैसे ही पुतला पानी के अंदर डूबता है वैसे वैसे चुड़ैल का शरीर गायब होता जाता है। और जब पुतला पूरी तरह से नदी में डूब जाता है तो चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद पूरा का पूरा गांव उस चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाता है। और कुछ देर बाद निधि की डोली उठती है, वो सही सलामत अपने ससुराल चली जाती है।